हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम समावेशी शिक्षा के कुछ चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो कि डीएलएड हर सेमेस्टर की एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से कुछ प्रश्न टेट और सुपर टेट में भी बनते हैं। तो आप सभी लोग इसका अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इंद्रिय जनित या गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो आप सभी लोग बताएंगे इंद्रिय गामक अवस्था का संबंध जो है वो किस मनोवैज्ञानिक से है। जिसमें पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग, और तीसरा ऑप्शन है नन, और चौथा ऑप्शन है वाटसन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो कोहल वर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहल वर्ग जो है उन्होंने जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और वाटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक हैं। इन्होंने जो है वो व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था। और जीन प्याजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत दिए थे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन प्याजे ने दिया। जीन प्याजे ने जो है वो इन्होंने चार अवस्थाओं को बताया। पहला अवस्था है इंद्रिय गामक। इंद्रिय जनित या गामक, इन्होंने पहला अवस्था बताया जो है वो इंद्रिय गामक। ये जो है 0 से 2 वर्ष होता है। 0 से 2 वर्ष होता है। और दूसरा इन्होंने बताया प्राक संवेदी गामक। दूसरा इन्होंने बताया प्राग संवेदी गामक अवस्था। तो इसमें जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। अगला उन्होंने बताया मूर्त मूर्त गामक अवस्था। तो इसमें जो है वो 7 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। 7 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। अगला उन्होंने चौथा बताया अमूर्त, औपचारिक या अमूर्त। औपचारिक या अमूर्त। अमूर्त इसमें जो है 11 से 15 वर्ष के बच्चे आते हैं। तो जीन प्याजी ने जो है वो 4 भागों में बांटा। पहला गाम है कि इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरा है प्राक या संवेदी गामक अवस्था, तीसरा है मूर्त या मूर्त गामक अवस्था, और चौथा है औपचारिक या अमूर्त गामक अवस्था। इन्होंने 4 भागों में जो है बांटा। और इसमें पूछा गया है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो यह जीन प्याजे से है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इन्होंने 4 भागों में इनको बांटा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वस्तुओं को
आंखों से ओझल होने पर भी मानसिक मानसिक रूप से देख पाते हैं। यह किस मनोवैज्ञानिक की अवधारणा है? तो आप सभी लोग बताएंगे यह किस मनोवैज्ञानिक की अवधारणा है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है गार्डन, तीसरा ऑप्शन है बिने और चौथा ऑप्शन है गुड। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है और जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। प्रश्न है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आंखों से ओझल होने पर भी मानसिक रूप से देख पाते हैं। यह किस मनोवैज्ञानिक की अवधारणा है? तो अभी हमने बताया इन्होंने चार भागों में बांटा है इन्होंने अवधारणाओं को, जिसमें ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पहला आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है वाइगोस्की माता पिता से संस्कारों को प्राप्त होने वाले अवयव जो हैं वो क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे। ये जो है वाइगोस्की नहीं होगा, ये वंशानुक्रम होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम माता पिता से संस्कारों को प्राप्त होने वाले अवयव को जो है वो क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे रूथ बेंडिक्ट है। तो आप सभी लोग बताएंगे क्या कहते हैं। तो इसको जो है वो रूथ बेंडिक्ट ने दिया, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा? तो आप सब लोग बताएं किसने कहा कि सामाजिक संदर्भ में परिवर्तन को ग्रहण करता है, सामाजिक संदर्भों को समझता है। यानी कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है हरलॉक, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा ऑप्शन है वाटसन। तो आप सभी लोग बताएंगे किसने कहा है कि सामाजिक संदर्भ में परिवर्तन को ग्रहण करता है और सामाजिक संदर्भों को समझता है, या किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है कि फ्रायड ने कहा है कि वाटसन ने कहा है? तो थॉर्नडाइक ने जो है वो सीखने का सिद्धांत दिया इन्होंने। थॉर्नडाइक ने जो है वो सीखने का सिद्धांत दिया इन्होंने। सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। सीखने का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है। सिगमंड फ्रायड ने जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे सिगमंड फ्रायड जी ने। और वाटसन जो है वो व्यवहारात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। व्यवहारात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। तो इसमें किसने कहा है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थॉर्नडाइक ने कहा है कि सामाजिक संदर्भों में परिवर्तन को ग्रहण करता है और सामाजिक संदर्भों को जो है वो समझता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेष आवश्यकता विकलांगता जो है वो नहीं है? तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है मानसिक मंदता, दूसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और चौथा ऑप्शन है ऑटिज्म। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष आवश्यकता जो है विकलांगता की नहीं है? तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है मानसिक मंदता जो है
वो विकलांगता के अंतर्गत जो है वो आती है। और जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर होता है वो भी जो है विकलांगता के अंतर्गत आती है। ऑटिज्म भी एक विकलांगता के अंदर आता है। तो इसमें जो है ऑप्शन डिसलेक्सिया, यह जो है पठन संबंधी विकार भी इसको कहते हैं, डिसलेक्सिया को। ये जो है पठन विकार है। ये जो है पठन विकार है। तो बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के जनक कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत कौन है? तो अभी हमने बताया सिगमंड फ्रायड जो हैं वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को जो है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। वो जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने दिया था, संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने इसको 4 भागों में विभाजित किया था। पहला था संवेदी गामक, दूसरा है प्राक प्राक या संवेदी गामक, तीसरा है मूर्त गामक और चौथा है अमूर्त या औपचारिक। तो आ गया वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की, तो ये जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है वो वाइगोत्स्की ने दिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को जो है वो क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है अनुवांशिकता, तीसरा ऑप्शन है जीन और चौथा ऑप्शन है होम्योथैलिसिस। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने वाले जो है लक्षण को क्या कहा जाता है। तो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को जो है वो आनुवंशिकता कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, जॉन दुई द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जॉन डेवी होगा। जॉन डेवी, तो आप सभी लोग बताएंगे जॉन डेवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है समान विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विद्यालय और चौथा ऑप्शन है फैक्ट्री विद्यालय। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जॉन डेवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है प्रयोगात्मक विद्यालय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो आप सभी लोग बताएंगे आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, तीसरा ऑप्शन है 11 अप्रैल 2010 को और चौथा ऑप्शन है 2 अप्रैल 2010 को। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो आरटीई 2009 भारत में जो है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि आरटी एक्ट 2009 जो है वो उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 27 जुलाई
27 जुलाई 2011 को। यदि पूछे उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि आरटीई 2009 जो है उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, जिसमें पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, तीसरा ऑप्शन है 27 जुलाई 2011 को, और चौथा ऑप्शन है 2 अप्रैल 2010 को। तभी हमने आपको बताया कि 27 जुलाई 2011 को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है एलेक्सिया। एलेक्सिया जो है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, दूसरा ऑप्शन है लिखने की अक्षमता, तीसरा ऑप्शन है लिखने की क्षमता, और चौथा ऑप्शन है सुनने की क्षमता। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया लक्ष्य यानी लुक्स यानी कि पढ़ने का जो क्षमता है, वो लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है। तो जो है इसके माध्यम से हम जानते हैं कि एलेक्सिया विकार कौन सा होता है। तो पढ़ना जो है, पढ़ने की अक्षमता जो है वो एलेक्सिया कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं। तो ये गलत बात है। प्रतिभाशाली जो होते हैं तो तीव्र और निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो जो है ये तीव्र होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, सही होगा। अगला है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, गलत बात है। अगला है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो अंतर्मुखी नहीं, वो बाह्यमुखी होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अपराधी बालक होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे अपराधी बालक के अंतर्गत जो है वो कौन आते हैं। पहला ऑप्शन है जो असामाजिक कार्य करते हैं, दूसरा ऑप्शन है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, तीसरा ऑप्शन है जो कक्षा में अडल रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगी। अपराधी बालक कौन होते हैं। तो अपराधी बालक जो है वो होते हैं जो समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इसमें जो है सामाजिक, जो समाज के सामाजिक असामाजिक कार्य करते हैं, समाज के विरुद्ध नहीं चलते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो आप सभी लोग बताएंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो किसने दिया। तो सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड जी। चामुस्की जो है वो भाषा विकास का सिद्धांत दिया। चामुस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत जो है वो चामुस्की ने दिया। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को जो है वो बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम, तो सामाजिक अधिगम को जो है वो बंडूरा ने दिया था। तो इसमें सामाजिक अधिगम जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए अभी यहाँ पे आ भी गया है, भाषा विकास का जो है वो सिद्धांत किसने दिया है? तो आप सब लोग बताएंगे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। इसमें पहला ऑप्शन है चॉम्स्की, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है गुड। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया भी था, हम बताए भी थे, आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो जॉन डेवी जो है वो प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत दिए थे, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत जो है अभी वो जॉन डेवी ने दिया था। स्किनर ने जो है वो क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है वो स्किनर, इसको आरएस थियरी भी कहते हैं। इसको जो है आरएस थियरी भी कहते हैं। तो इसको स्किनर ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत, तो भाषा विकास का सिद्धांत जो है वो चॉम्स्की का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रवर्तक हैं। तो हमने अभी इस क्वेश्चन को भी बताया कि प्रगतिशील के शिक्षक जो है, शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ भी गया। पहला ऑप्शन है फ्राइड, दूसरा ऑप्शन जॉन डेवी, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है गुड। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमने बताया आपको कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। और फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है फ्रायड ने दिया था। तो प्रगतिशील शिक्षा जॉन डेवी ने दिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो आप सभी लोग बताएंगे सृजनात्मकता जो है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है माइमिंग, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण के द्वारा जो है सृजनात्मकता होता है, तीसरा ऑप्शन है अभिसारी और चौथा ऑप्शन है अपसारी। तो अभिसारी चिंतन जो होता है वो सीमित रूप में होता है, छोटे में, जैसे कि यह जो है एक सीमित रूप में होता है। जैसे कि अभिसारी चिंतन जो होता है वो सीमित होता है। अब अपसारी जो होता है वो विस्तृत होता है, वो कम से ज्यादा होता है, इसका सीमा जो है वो विस्तृत होता है। अपसारी का जो विस्तृत होता है। तो सृजनात्मकता जो है वो सीखने की जो है विस्तृत दशा है, उसको हम बहुत कठिनाई और विस्तृत से जानकारी लेते हैं, तो वह जो है अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएगी। तो इसमें डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए जो है वो निर्दिष्ट है। तो आप सभी लोग बताएंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दस्तावेज में जो है वो कितनी भाषाओं को दिया गया है। तो जो है पहला ऑप्शन है एक भाषा, दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा, तीसरा ऑप्शन है तीन भाषा और चौथा ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, जो है क्वेश्चन नंबर 116। तो चौथा ऑप्शन जो है बहुभाषा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो है एक भाषा को बताया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। और यह जो है 2023 में पूछा गया है।
और यह एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ब्लैक बोर्ड जो है वो TLM के अंतर्गत आता है। TLM के अंतर्गत आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जिसका मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि टीचिंग संबंधित जो सामान या उपकरण होते हैं उसी को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। जो हम पढ़ाने में यूज करते हैं, छात्र शिक्षक के को जो है परस्पर जो है संबंधित करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं यानी कि सहारा लेते हैं, उसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM कहते हैं। उसी में पूछा गया है कि जो ब्लैक बोर्ड है वो जो है क्या है। तो पहला है यहाँ पे कठोर होगा। पहला जो है किस प्रकार का उपकरण है, पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है मुख, दूसरा ऑप्शन है दोनों, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्लैक बोर्ड जो है वो किस प्रकार का उपकरण है, तो ब्लैक बोर्ड जो है वो कठोर उपकरण है के अंतर्गत जो है आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसे होती हैं। तो यह भी क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है और DLED थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां जो है वो कैसी होती हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला ऑप्शन है अविकसित होती हैं, दूसरा ऑप्शन है सामान्य होती हैं, तीसरा ऑप्शन है तीव्र होती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां जो हैं वो कैसी होती हैं। तो भी हमने आपको बताया कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी सोचने की क्षमता जो होती है वो बहुत तीव्र होती है, और जो है आप सारी यानी कि बहुत सारा विस्तृत चिंतन करते हैं। वो एक जो है सीमित नहीं रहते हैं, उनका जो है चिंतन करने की जो क्षमता होती है वो विस्तृत होती है। तो ये जो है तीव्र, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है आत्मज्ञान, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सामंजस्य, तीसरा ऑप्शन है आत्म संविकृत, और तीसरा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे परामर्श जो के प्रमुख उद्देश्य जो है क्या होते हैं। यह भी 2023 में पूछा गया था और DLED थर्ड के सेमेस्टर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताइए आप सभी लोग कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो इसमें जो है परामर्श के प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रारंभ जो है। तो आप सभी लोग बताएंगे दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रारंभ जो है कब हुआ था। ये जो है 2023 में पूछा गया, यह भी DLED थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन हो गए विशेष शिक्षा में, दूसरा ऑप्शन है समर्पण शिक्षा में, तीसरा ऑप्शन है मुख्य धारा में, और चौथा ऑप्शन है इन सभी में। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। दृष्टिबाधितों की शिक्षा जो है का प्रारंभ जो है कैसे होता है। तो ये जो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये समर्पण या समन्वित शिक्षा भी कहते हैं इसको। समर्पण या समन्वित शिक्षा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के अवक्षर सेल में कितने बिंदु होते हैं।
तो यह भी जो है 2023 में पूछा गया था और आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो आप सभी लोग बताएंगे। तो ब्रेल लिप को जो है वो लुइस ब्रेल ने दिया था। किसने दिया था? तो लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल ने बताया। उन्होंने बताया कि इसमें 6 बिंदु होते हैं जिसको स्पर्श के माध्यम से जो है हम अध्ययन करते हैं और सीखते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो यह भी 2023 में पूछा गया था। तो आप सभी लोग बताएंगे श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है टेंसिल अंक, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लिपि, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक उपलब्धि और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये टेंसिल नहीं, इसको डेसिबल अंक बोलते हैं। डेसिबल अंक बोलते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार जो है कोई क्या होता है। तो यह जो होता है डेसिबल अंक होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्फ्रेड बिने ने पहला बधिर अध्ययन किया था। तो आप सभी लोग बताएंगे अल्फ्रेड बिने ने जो है वो पहला अध्ययन कब किया था। तो आप सभी लोग बताएंगे अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो कब किया था। यह भी 2023 में पूछा गया था। तो यह जो है 2005 में किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड बिने ने पहला बधिर अध्ययन किया। तो यह जो है 1905 में। यह क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जो रिकॉर्डिंग उसके अंतर्गत जो है वो नहीं आता। पहला ऑप्शन है भाषण, दूसरा ऑप्शन है गणना, तीसरा ऑप्शन है लेखन और चौथा ऑप्शन ड्राइंग। यह 2023 में पूछा गया था। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ भाषण नहीं है, यहाँ पे जो है कहानी ऑप्शन में है। यहाँ ऑप्शन में कहानी है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। जो प्रैक्टिकल के रिकॉर्डिंग नहीं आता है, तो प्रैक्टिकल के रिकॉर्डिंग जो है वो कहानी नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रथम मनो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो आप सभी लोग बताएंगे प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो यह भी 2023 में जो है पूछा गया था। जिसमें पहला ऑप्शन है विलियम फ्रायड ने, दूसरा ऑप्शन है बुंट ने, तीसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक ने और चौथा ऑप्शन है पावलाव ने। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो पावलाव जो है वे अनुकूलित अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिए थे।
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया तो कुत्ते पर इन्होंने खोज किया था। और दूसरा है थार्नडाइक, तो इन्हीं ने जो है सीखने का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो है सीखने का सिद्धांत दिया था। सीखने का सिद्धांत दिया था। इन्हीं ने जो है दो सिद्धांत दिए थे, एक गौड़ दिए थे और दूसरा जो है मुख्य दिए थे। मुख्य में जो है वो तीन दिए थे। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा है प्रभाव का सिद्धांत। दूसरा है प्रभाव का सिद्धांत और तीसरा है तत्परता का सिद्धांत। तीसरा है तत्परता का सिद्धांत। तीसरा जो है वो तत्परता का सिद्धांत है। ये इनके जो है तीन जो है वो मुख्य सिद्धांत थे और इन्होंने पांच जो है वो गौड़ सिद्धांत भी दिए थे। पांच गौड़ सिद्धांत दिए थे। तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो विलियम वुंट ने 1905 में किया था। 1905 में किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है। तो यह भी जो है क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य जो है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है निर्देशन, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन शोध कार्य और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य जो है वो क्या होता है। तो मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य जो है ये तीनों होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निर्देशन भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है और शोध कार्य भी होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हकलाने के कारण है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये अभी 2023 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे हकलाने के कारण हैं। तो इसमें हकलाने का कारण जो है दोनों भी हो सकते हैं। एक तो वंशानुक्रम भी हो सकता है, एक वातावरण के द्वारा बाद में भी हो सकता है। तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता जो है वो कहाँ नहीं होती है, किसके लिए यानी कि नहीं होती है। तो इसमें 2023 में यह भी पूछा गया था। तो पहला जो है वो श्रवण बाधितों के लिए, दूसरा ऑप्शन है श्रवण बाधितों के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभावान बालकों के लिए और चौथा ऑप्शन है दृष्ट बाधितों के लिए। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, तो किसके लिए नहीं होती है। तो शिक्षा प्रक्रिया में जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, वे कहीं भी अपनी अनुकूलन व्यवस्था बना लेते हैं। वो उसके अनुसार जहाँ भी जाते हैं उसी के अनुसार वो जो है ढल जाते हैं। तो इसमें जो है प्रतिभावान बालक, इनके लिए जो है अनुकूलन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो है स्वयं बना लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और आज के अंतिम क्वेश्चन पर। तो प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा जो है चलाए जाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या चलाए जाते हैं।
तो यह भी 2023 में पूछा गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है समावेशी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है उपचारिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए जो है वो कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है वो समावेशी शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।